तो बशीर मेमन साहब क्या क्या कुछ इल्ज़ाम आपके ऊपर नहीं लगा? देखें बात यह है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगाए? देखें बशीर मेमन साहब जो PMLN के बाढ़ में खिलाड़ी का किरदार अदा कर रहे हैं। मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि वो एजेंडे पे हैं नून लीग के, बाढ़ में खिलाड़ी का किरदार अदा कर रहे हैं और बशीर मेमन के से फरमाइशी प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं। और बशीर PMLN करवा रही है ओपनली। हाँ, को वीडियो पड़ी होगी मरियम के पास, उनकी भी वीडियोस वाले हैं ना। हो भी सकता है। बात ये है, आप इनकी तारीख देखें ना। जमील साहब आप कहका लगा रहे हैं तो उसके अंदर, उस कहके के अंदर मुझे बहुत सारी शरारतें नजर आ रही हैं। और आपको ये भी पूछना नहीं चाह रहा आपसे। आपको बहुत सारी चीज़ों का पता है कि देखें, किसी को ये वीडियो बना के ब्लैकमेल करते हैं, किसी का फ़ोन रिकॉर्ड करवा के ब्लैकमेल करते हैं, किसी को ये ब्रीफ केस दे के ब्लैकमेल करते हैं और किसी को कलाशनकोफ के ज़रिए ब्लैकमेल करते हैं। ये शरीफ ख़ानदान का पुराना वतीरा है भाई मेरे। और बात ये है, किसी को ये टिकटों का लालच दे के भी ब्लैकमेल कर लेते हैं। अभी इनको टिकट का लालच मिला है? इनको किस चीज़ का लालच मिला? कोई भी लालच दिया नहीं, कोई आपकी इन्फॉर्मेशन तो होगी, सारी एजेंसियां आपके अंडर हैं गवर्नमेंट के। देखें, मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूँ जी, और मैं ये भी चाहता हूँ फैक्ट्स रखें, खबर रखें कि क्यों कर रहे हैं। मैं आपके सामने फैक्ट्स भी रखूंगा, खबर भी रखूंगा कि वो सवाल जो मीडिया के दोस्तों को भी पूछना चाहिए मेमन साहब से कि जब आसिफ अली जरदारी के जाली अकाउंट्स पकड़े जा रहे थे तो आसिफ अली जरदारी के साथ तो सिंध की आपकी ज़ाती दुश्मनी भी थी और जाली अकाउंट्स थे आसिफ अली जरदारी के। ये नहीं था कि उसने जाली अकाउंट्स नहीं किए थे, जुर्म नहीं किया था। तो बड़ी मेहनत हो रही थी, दिन रात एक किया हुआ था। अपना ज़ाती एक दोस्त इंक्वायरी कमेटी का अफसर जो है वो लगाया हुआ था, जो जाकर जाली अकाउंट्स निकाल रहा था, सारे काम कर रहा था। तो भाई मेरे ये बताएं कि ये जो टीटियाँ अब पकड़ी गई हैं शहबाज शरीफ की, जमील फरूकी, 25 अरब रुपए की टीटियाँ शहबाज शरीफ की जो FIA के ने पकड़ी हैं, उसी FIA ने पकड़ी हैं जिसका DG ex-DG बशीर मेमन था, जिसको IG AJ के आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है वो PMLN की हुकूमत ने लगवाया था, जो उनको इलेक्शन जितवा के आया था, उसके नाम के ऊपर उसको लगाया गया था DG FIA। तो उस वक्त उसके हाथ बंधे हुए थे, किसने रोका था? एक जैसा केस था, जरदारी के जाली अकाउंट्स पकड़े जा रहे थे जो जायज़ थे, तो शहबाज शरीफ की टीटियाँ क्यों नहीं पकड़ी जा रही थी? मंजूर पापड़ वाला क्यों नहीं पकड़ा जा रहा था? मुश्ताक चीनी वाला क्यों नहीं पकड़ा जा रहा था? क्योंकि ये बाढ़ में खिलाड़ी थे उनके, ये उनसे मुस्तफीद हुए थे। और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर और बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी। ये मेरा ओपन चैलेंज है। शहजाद अकबर साहब ने तो ये सवालात नोटिस भिजवा दिया उनको। सर नोटिस चला गया, वो शहजाद अकबर के मामले में था। मैं तो पाकिस्तानी के तौर के ऊपर भी, एक शहरी के तौर के ऊपर भी मैं तो ये जानना चाहता हूँ। मेरे सामने दो सूरतें हैं। मेरे सामने एक चेयरमैन जावेद इकबाल है नैब का, और मेरे सामने एक चेयरमैन नैब कमर जमान है, जो कि मुल्क की सबसे बड़ी आला अदलिया के सामने जाता है, हाथ बांध के खड़ा हो जाता है और अपनी बेबसी का इजहार करता है कि मैं हुदैबिया पेपर मिल केस को नहीं खोल सकता, मनी लॉन्ड्रिंग, आई रिमेंबर, मैं अपील दायर नहीं करूंगा। और अदलिया उस वक्त कहती है कि आज नैब हमारे सामने फौत हो गया, सारे केसेस शरीफ खानदान के बंद किए। एक इकबाल है जो केसेस को खोल भी रहा है, इन्वेस्टिगेशन सर से पांव तक केसेस को खोला हुआ है सर, रेफरेंस भी बना रहा है हेड टू टो। सर कोई भी किसी का मामला आ सकता है ना, आ सकता है सर, वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ भी कर रहा है। मैं कह रहा हूँ आ सकता है, के लोग भी तो होंगे। लेकिन बात यह है कि नैब को पहले बनाया हुआ था नो एक्शन ब्यूरो। नैब का मतलब है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। अकाउंटेबिलिटी मींस अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी। हम कहते हैं यार हमें 2.5 साल हुए आए, हमारे साथ अगर कोई माजी का आया हुआ, माजी का उसने कोई गुनाह किया हुआ, उसको भी पकड़ें। हम तो नहीं आएंगे। हमने किसी इदारे के बाहर जुलूस निकाला, अलीम खान पकड़ा गया, वो आपके हमारे मियाँ वाली से मिनिस्टर सप्तान खान साहब पकड़े गए। इवन जहांगीर तरीन के मामले के ऊपर इमरान खान ने खुला मौका इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ होगा और जो नहीं भी होगा, अगर किसी पे कोई सवाल उठता है, किसी के ऊपर कोई मामला सामने आता है, कोई कमीशन में कोई चीज़ आ जाती है, तो फिर उसने अपने आप को मासूम उस मुतलका इदारे के सामने जाके करना है, मेरे सामने नहीं करना। मेरे से फेवर्स एक्सपेक्ट ना करें। लिहाजा इमरान खान ने अकाउंटेबिलिटी का एक म्यार सेट किया है। इनका बयानिया क्या है कि अकाउंटेबिलिटी को इतना बुरा कहो, दिन रात गालियां निकालो, चोरी भी करो, लुटो भी, बुरा भला भी कहो, और फिर कहना कि जी इंतकामी कार्रवाई हो रही है। दुनिया के किस मुल्क में जमील साहब ये बात होती है? वहाँ पर जिस लोग को पकड़ते हैं नेम एंड शेम होते हैं। यहाँ पर 500 नैबज़दा लोगों को, फारूक हबीब साहब, ये भी दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता कि बांगे-दौल कहें कि 28 फरवरी तक हम मियां नवाज शरीफ को मुल्क में वापस ला रहे हैं, और फिर लाया नहीं जाता, और फिर कहा जाता है हमने तो बस स्पेकुलेट कर दिया था। आप मीडिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो स्पेकुलेट ना करें, आप खुद भी तो स्पेकुलेट ना करें ना सर। उस तरफ भी आ जाते हैं, उस तरफ भी आ जाते हैं। देखिए बात ये है कि आप ये देखें कि कौन सा मुल्क के अंदर ये हो सकता है कि 500 लोगों को नैब ने सजाएं दी हों, प्ली बारगेन किया हो,
और वो आपके सिंध की हुकूमत के आला ऑफिस के अंदर बैठे हों, ये मेरी खबर नहीं है, ये सिंध हाई कोर्ट की खबर है जब उन्होंने हुक्मनामा जारी किया कि इनको फारग करें। यार 14 अरब रुपए की गंदम जिस सूबे में चूहे खा जाते हैं, डकार मार जाते हैं, इनके पाँव के ऊपर जो है वो जून ही रिंगती इनके सर के ऊपर, ये आलम है इस मुल्क का। लिहाजा हम इनके खिलाफ ओनली रेजिस्टेंस इज इमरान खान। इमरान खान खड़ा हुआ है इनके खिलाफ डट के, वरना इमरान खान ना होता तो ये आज मुल्क का सौदा कर चुके होते। इनके स्टेक्स बाहर हैं, एक की दुबई में जायदादें हैं, एक का सरे महल था, एक की लंदन में बच्चे भी बाहर हैं, जायदादें भी बाहर हैं, कारोबार भी बाहर हैं। और जब मुश्किल वक्त आता है आप इनसे ये सवाल पूछें, अच्छा कि जब इक़्तिदार से उतरते हैं खान साहब मुल्क से बाहर क्यों चले जाते हैं? खान साहब के ऊपर कोई डाउट नहीं है किसी का, इवन उनके दुश्मन मुखालिफ सब ये मानते हैं। कुछ दिन पहले मखदूम शहाबुद्दीन साहब थे मेरे शो पे, टेलीफोन लाइन पे, उन्होंने कहा कि ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, बिलीव मी। मैंने सुना आपका वो क्लिप, ये उनके जुमले थे। वैसे आपके शोज में बड़े अच्छे इंकशाफात आप करवाते हैं, मैं कोशिश पूरी करता हूँ सर। ये उनके जुमले, इसमें तो कोई शक नहीं है कि खान साहब ऑनेस्ट शख्सियत हैं। लेकिन आप लोग ये भी तो देखें ना कि आप जिस तरह कह रहे थे कि सारी PDM को और सारी अपोजिशन को सिर्फ एक ही बंदा खल रहा है आंखों में और वो इमरान खान है, लेकिन इमरान खान का पॉपुलैरिटी ग्राफ भी तो कम हो रहा है ना। आप ये देखें कि आप लोग ज़मीनी इंतखाबात हारते हैं, आप लोग ज़मीनी इंतखाबात में लूज़ कर रहे हैं, आपके वोट बैंक थोड़ा बढ़ रहा होगा लेकिन आप सीट हार रहे हैं, लोग रो रहे हैं। NA 249 के अंदर लोगों ने रो रो के दुहाइयाँ दी हैं कि फैसल वाडा साहब हमारे घर में नहीं आए। फैसल वाडा साहब ने दोबारा से पीछे आने की कोशिश नहीं की। आपकी मैं तारीफ़ करूँगा कि आपके हल्के में मेरे अक्सर लोगों से, फैसलाबादियों से बात होती है, वो कहते हैं ये बंदा हर हफ्ते अपने हल्के में होता है, 2 या 3 दिन के लिए हर हफ्ते अपने हल्के में होता है और नौजवान की आदत है। तो जो लोग वादे करके कहते हैं आप कराची को लूज़ कर रहे हैं बड़ी बुरी तरह से, तो इसकी तरफ किसी की नज़र है? देखें जमील, बात यह है कि जब आप कंस्टिट्यूएंसी, जिस तरह आपका ये प्रोग्राम है ना जी, इसको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इस प्रोग्राम को कैसे रन करना है। आपका प्रोड्यूसर कौन होगा, आपका कंटेंट राइटर कौन होगा, एसोसिएट मैं खुद ही हूं, ऑल एंड ऑल, आपका सवाल पूछने का अंदाज़ क्या होगा, और आप अगर खुद मेहनत करते हैं, चीज़ों को खुद लेके चलते हैं, लीड करते हैं, तो उसके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं ना। ऐसा ही ऑब्वियसली बुनियादी तौर के ऊपर देखें, जब हम कंस्टिट्यूएंसी को डील करते हैं तो जब कोई इलेक्शन हारा जाता है या जीता जाता है तो हम उसको फौरी तौर के ऊपर लिंक कर देते हैं कि ये कोई नेशनल सतह का सेटबैक हो गया। देखें कुछ चीज़ें आपकी ग्राउंड रियलिटीज़ भी होती हैं। जिस तरह आपने डस्का की बात की, डस्का के अंदर हमने वोट गेन किया, मैंने देखा ये वो कंस्टिट्यूएंसी थी, वजीराबाद, डस्का, यहाँ पर 2 PMLN के जो लोग थे, उम्मीदवार थे, अल्लाह उनको बख्शे, ये वर्कर थे। ये बात माननी पड़ेगी, वर्कर्स भी थे, लोगों में मौजूद भी होते थे, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर उनका एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक भी था। उसका नतीजा आपको जनरल इलेक्शन के अंदर भी नज़र आया कि वहाँ सर जो है वो PMLN सीटें जीती थी, तो वहाँ पर हमने अपना वोट बैंक इंक्रीज़ किया, कम नहीं हुआ। बुनियादी तौर के ऊपर, जैसा कराची की आपने बात की, कराची में हमें कुछ चैलेंजेस का सामना है। कराची का मामला ये है, जब वफाक देखता है तो वफाक पूरे पाकिस्तान को देखता है, उसकी PSDP की डिस्ट्रीब्यूशन पूरे पाकिस्तान के ऊपर होती है। लेकिन जो सर, लेकिन कैंडिडेट हल्के में तो जा सकता है ना सर, ये अफसोसनाक है ना। ये तो पब्लिक को ना ये सेंटिमेंट्स चाहिए होते हैं कि यार देखें हमारा MLA, हमारा MP हमारे साथ आके रहता है। एक अच्छे सियासी पॉलिटिकल वर्कर के लिए जरूरी होता है कि जो अवाम उसे पार्लियामेंट में भेजती है उसके साथ राब्ते में रहे, जरूरी होता है। लेकिन चूंकि अब वहाँ पर कैंडिडेट तब्दील हो चुका है, जो हमारा मौजूदा कैंडिडेट है वो वहाँ पर PTI का वर्कर है, हमारे जैसा ही वर्कर है, ग्रास रूट से ऊपर आया है, और उस बच्चे ने काफी, अच्छा हमारे भाई ने काफी मेहनत की है। आपने डस्का की बात की, डस्का की एक चीज तो अप्रिशिएबल है, जो अभी आपने कहा कि आप लोगों का वोट इंक्रीज हुआ है वहाँ पर, वजीराबाद में जी जी, वहाँ पे भी 18,000 था, 45,000। लेकिन एक चीज, जिस तरह वोट इंक्रीज होना, एक स्टैंप लगा है आप लोगों के ऊपर, इसी तरह एक और चीज भी स्टैंप लगी है कि जो पहले ज़िमनी इंतखाब हुआ था उसमें अगर इसी तरह से इंतखाब होता तो जीतना उसी ने था जो अब जीता। तो ये स्टैंप लगती है कि वहां पर फिर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हुई थी। इसको आप कैसे क्लियर करेंगे? देखें 2-3 चीज़ें हैं जमील साहब। बात ये है कि PMLN का एक काम है कि इनका प्रोपेगेंडा बहुत तेज़ है। ये करते क्या हैं, ये कत्ल भी खुद करते हैं और उसका जुम्मा किसी और के ऊपर डाल देते हैं, और ये हमेशा कातिल भी खुद होते हैं, मुनसफ भी खुद होते हैं। असला भर भर के भाई मेरे इन्होंने गाड़ियों में पहुँचाया, और वो हमारा अता तारड़ जो है उसको अगर आप देखें तो वो एक पुलिस की ज़बरदस्ती गाड़ी में घुस गया। क्यों? कि पुलिस चेक कर रही थी, सेक्शन 144 लगा हुआ था, असले की नुमाइश के ऊपर ममानत थी, इनके लोग असला लेकर आए थे। अब बिल्लू भट्ट देख लें, गुल्लू भट्ट देख लें, आप कौन कौन से जो नाम हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, वो तमाम असला इन्होंने वहाँ जमा किया राना सनाउल्लाह की क़यादत के अंदर। ठीक है, राना सनाउल्लाह को हमसे बेहतर कौन जानता है, हम तो
सामने आमने सामने इलेक्शन लड़ते हैं ना, जो इनका तरीक़ाकार है, वहाँ सारा दिन इन्होंने फायरिंग करवाई, अमन अमान ख़राब किया। इनको ये था कि अमन अमान ख़राब करेंगे, इनके लोगों को मारेंगे, ये डर के अंदर घुस जाएंगे और हम इलेक्शन जीत जाएंगे। फिर उसके ऊपर इन्होंने सारा अपना केस बिल्डअप कर लिया जी कि धांधली हो गई। मुझे आप ये बताएं कि अगर इतनी ही ये लीड से जीत रहे थे तो अब फिर इनको तो जीतना चाहिए था 60-70 हज़ार की लीड से, इनको जीतना चाहिए था 80,000 की लीड से, इतने पॉपुलर से। लेकिन तो हारने वाले ने भी 94,000 वोट ले लिए सर। 94,000 वोट तो लिए हैं ना, हारने वाले ने लिए ना। हमारा ही रनर अप कैंडिडेट वही कह रहा हूं, उसके 60,000 वोट थे जनरल इलेक्शन में। जी, तो कहाँ 60,000 वोट और कहाँ ज़िमनी इलेक्शन के अंदर 94,000 वोट, इसका मतलब हमने वहाँ पर गेन किया। राइट। तो फरूख हबीब साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फरूख हबीब साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, दो चार बड़े क्विक सवालात वो पूछना बड़ा ज़रूरी है। काबीना में ये जो रीशफल होता है, कैबिनेट रीशफल हर मतलब 6 दफ़ा हो चुका, 2.5 साल में 6 दफ़ा हो चुका, 6ठी दफ़ा अभी हुआ। तो ये रीशफल होता है या किसी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर होता है, या इसमें तो कोई शक नहीं है कि प्रोगेटिव प्राइम मिनिस्टर का है, जिसको चाहें लगा दें। जाहिर है कि वो होल सोल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, जिसको चाहें लगा दें, कोई उस पर एतराज़ नहीं कर सकता। लेकिन सवाल तो बनता है कि आप किसी एक मिनिस्टर को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर लगाते हैं, तो परफॉर्मेंस की बेस पर लगाते हैं, गेज करते हैं कि यहाँ परफॉर्म नहीं किया तो इधर लगा रहे हैं, या इसका पैरामीटर कोई नहीं है, बस मर्जी है। देखें, बात यह है कि इमरान खान साहब हमेशा अपने जो वज़रा हैं उनको उनके टोज़ के ऊपर रखते हैं, उनकी पीरियडिकल परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए, पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने तमाम मिनिस्ट्रीज़ के साथ परफॉर्मेंस एग्रीमेंट साइन किया है जी, और उनको उनके KPIs दे दिए हैं कि आपके ये टारगेट्स हैं जो आपने अचीव करने हैं, और इनमें से कौन से ऐसे मंसूबे हैं जो आपकी मिनिस्ट्रीज़ आवाम की बेहतरी के लिए इनिशिएटिव्स ले रही हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर वज़ीर आज़म साहब हमेशा जो है वो जायज़ा लेते रहते हैं, रिव्यू करते रहते हैं उनके ऊपर। बिल्कुल परफॉर्मेंस का कोई गेज तो होगा, पैरामीटर तो होगा, सुन लेना। उनके ऊपर जमील साहब कोई पाबंदी नहीं है वज़ीर आज़म के ऊपर, ना कोई कानूनी पाबंदी है ना कोई आईनी पाबंदी है। वो तो हम कह रहे हैं वो किसको रखें किसको ना रखें। और मैं ये समझता हूँ कि जो डिसीजन मेकिंग वो करते हैं, उस डिसीजन मेकिंग के पीछे सारी बात है कि वो सोचो विचार उनका होता है और उन्होंने रिजल्ट देना है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये फैसला साजी जो है वो हमें उनके ऊपर जो है वो छोड़ देनी चाहिए।